नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन शॉर्ट के सेशन में। ये थर्ड सेशन के साथ हम इसमें हैं और इसमें डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। उसमें हम देखेंगे कि कैसे जब हम एनिमल या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं तो कैसे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। और केरला का जो केस स्टडी है उन्होंने किस तरह से बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया है। वहाँ लैंड भी कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, पर फिर भी उन्होंने अच्छा मैनेज किया। तो दो चीज़ें हम यहाँ देखेंगे, केरला केस स्टडी और ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे बढ़ता जा रहा है। यूनियन बजट अभी खूब चर्चा में है। यहाँ सिर्फ हम जो जनरल टर्मिनोलॉजी है वो देखेंगे ताकि हम जब बजट से संबंधित सवाल लिखें या उसके उत्तर लिखें तो उन टर्मिनोलॉजी को हम यूज़ करें। दूसरी बात, प्री में अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो वहाँ एलिमिनेशन में या आंसर टिक करने में ये उपयोगी होगा। CERN बहुत इंपॉर्टेंट है, हिग्स बोसोन या गुड पार्टिकल। तो इसके बारे में अभी रिसेंट अपडेट्स क्या हैं और ये कहाँ है और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें जाननी है, वो यहाँ हम चर्चा करेंगे। लाइट पॉल्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ हमको दो तीन चीज़ें मिलेंगी। जैसे एक तो पॉल्यूशन जो हमारा पेपर थर्ड में है वो वहाँ पर हम जा सकते हैं। दूसरी बात एनर्जी, ठीक है, एनर्जी लाइट और ये सब, तो उस यूनिट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी मिलेंगी, ये हम देखें। बेड बैंक हमने कवर किया है। इस टर्म को बार बार हाईलाइट करेंगे हम हमारे सेशन में, जो इन शॉर्ट के सेशन रहेंगे ना, ताकि आप इसे लिखें अपने आंसर में। जैसे अभी देखा जा रहा है कि आप इसका यूज़ नहीं करते हैं। एनपीए का जहाँ भी बैंक परफॉर्मेंस है, जहाँ भी फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मेंस्ट्रुअल लीव केरला ने अभी अनाउंस की है, तो क्या प्रोविज़न है, पहले किस किस स्टेट ने ऐसा किया है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या आवश्यक है, ये हम डिटेल में इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं सेशन को। पहला है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इसमें जो लेफ्ट में हमने कुछ आंकड़े बताए हैं जो द हिंदू से है, द हिंदू न्यूज़पेपर। तो इसमें हम देखते हैं कि लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ बढ़ रही है और कंपेरेटिव ज़्यादा है, और एनिमल या लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ भी, इसमें दोनों का कंपैरिजन दिखा गया है। तो यहाँ आप इसको देख सकते हो संक्षेप में, सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए कि क्या दोनों में है और किस तरह से ये ईयर बाय ईयर चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ओवरलैप मेन है कि हैबिटेट ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ, ये ओवरलैप हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ओवरलैप मेन कारण है कॉन्फ्लिक्ट का, और एक कॉन्फ्लिक्ट जैसे जैसे कंजर्वेशन बढ़ता जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट मेजर इशू है, ठीक है। तो ये वर्ड हम देखेंगे, ओवरलैप, है ना, कि वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन पॉपुलेशन भी कंटिन्यूस बढ़ रही है और वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ओवरलैप हो रहा है। तो ये उस कॉन्फ्लिक्ट का मेन कारण है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, जो पहले बहुत बड़ा जंगल था अब फ्रेगमेंट कर दिया है। जैसे मान लो रोड निकल गई या कोई भी प्रोजेक्ट आ गया या फिर अब इसे टुकड़ों में, तो वाइल्ड लाइफ या जो जानवर है वो तो मूव करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, तो बीच में एनकाउंटर करते हैं ह्यूमन को या मानव उनसे टकराता है और कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉरिडोर्स, है ना, इस तरह के कॉरिडोर्स हैं, तो उन कॉरिडोर्स में जब जानवर जाते हैं और मानव का भी वहाँ आना जाना है, तो इस तरह से कुछ विदेशी या कुछ ऐसी स्पीसीज भी डेवलप हुई हैं। जैसे मैं रणथंभौर के एग्जाम्पल से बताऊं तो वहाँ इस तरह का एक बम्बूल पैदा हुआ है जो वो फूड और इन सब के लिए पर्याप्त नहीं है और इवन हार्मफुल है वाइल्ड लाइफ के लिए। तो उससे क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट भी रिड्यूस हुआ है और ये फूड के लिए और इन सब के लिए जानवर पेरीफेरी से बाहर जाने लगे, परिधि से बाहर जाने लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अवसंरचना का जो विकास है उससे भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा है, या जो भिड़ंत है दोनों की वो बहुत बड़ा है। क्यों? जैसे मान लो सड़क निकली वहाँ से या रेलवे ट्रैक निकला, तो यहाँ मूवमेंट है एनिमल का और ह्यूमन का भी, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे आप कई यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो कि रोड पे टाइगर आया या इस तरह का, या हाथी ने गाड़ी को हिट किया, है ना, इस तरह का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा?
इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना विकास, अवसंरचना का विकास भी। तो मेन पॉइंट हो गए इसमें। ओवरलैप हो गया, फ्रेगमेंटेशन यानी कि जो वन है उनको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया है, ठीक है। फॉरेस्ट अब अलग अलग जगह हैं तो वहाँ जानवरों का मूवमेंट एक स्वाभाविक है और उसमें मानव का एनकाउंटर होता है, ठीक है। और कॉरिडोर्स बने हैं, विदेशी प्रजाति आई है तो उससे क्या हुआ है कि फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी घटी है और एक अवसंरचना का विकास। फिर कई सारी रिपोर्ट्स हैं, उनमें भी ये बताया गया है, जैसे ए फ्यूचर फॉर ऑल 2021 में ये आई, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी पर बल दिया गया कि आप लोकल कम्युनिटी को जागरूक कर उसको शामिल कर उनकी सहभागिता से ही इस कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हो। तो ये अब ये रिपोर्ट तो शायद हमको याद ना रहे, पर हम इस ओवरऑल देखो, यहाँ तो हमने क्या निकाला, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स निकाले और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाई। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमको एग्जाम में थोड़ा बहुत भी आइडिया याद आ जाता है और अभी हमारा विजुअलाइजेशन या थोड़ी सोच ऐसी बन जाती है कि किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा, कैसा है, तो फिर हम एग्जाम में एक दो पॉइंट रिकॉल कर पाएंगे और उनके आधार पर और पॉइंट बना पाएंगे और एक डिसेंट सा आंसर हम लिख पाएंगे। पूरा पर्पस अपना यहाँ पर वो है। तो इससे हम कुछ रिपोर्ट ने क्या क्या किन किन चीज़ों पर बल दिया है और कौन कौन सी रिपोर्ट है। मुझे भी पता है कि शायद रिपोर्ट का नाम याद ना रहे पर इनके कंटेंट याद रहे, और एक दो रिपोर्ट याद रह जाए तो कोई बहुत ही बढ़िया। फिर तो जैसे ये बिल्कुल याद रहना चाहिए कि नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 to 31, तो ये इसी दौरान चल रहा है अभी, तो ये बिल्कुल हमको याद रखना है। क्या कहा इन्होंने कहा कि साहब जागरूकता लाइए, शिक्षित कीजिए, ठीक है, और जो बहुत महत्वपूर्ण क्रिटिकल, जो बहुत महत्वपूर्ण हैबिटेट्स हैं, आवास हैं, उन पे बल दीजिए। जैसे भाई आवास भी तो अलग अलग तरीके के हैं, कुछ है जो वहाँ पर स्वतः प्रजातियाँ, नई नई प्रजातियाँ पैदा होती है जिनको हॉटस्पॉट हम कहते हैं। तो क्रिटिकल हैबिटेट्स पे आप बल दीजिए, जो बहुत महत्वपूर्ण आवास हैं उन पर बल दीजिए। माइग्रेशन कॉरिडोर का निर्माण कीजिए, जैसे मान लो बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया हैं तो उनमें बहुत नेचुरल लिंक कीजिए, ठीक है, बहुत नेचुरल लिंक कीजिए और वहाँ से ह्यूमन एक्टिविटी को कम कीजिए, ठीक है। ये इन्होंने बोला है जो 17 to 31 है, ये याद रखेंगे, ध्यान रखना, ये वाला जरूर याद रखना, ये वाला, ठीक है। और प्री में भी इनसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे बोला है माइग्रेशन, ह्यूमन इंक्रोचमेंट, भाई मानव ने इंक्रोच किया है तो उससे भी चीज़ें बढ़ रही हैं। क्या कि मानव इंक्रोचमेंट से ये मैन और जो एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लैंडस्केप बेस्ड अप्रोच बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। लैंडस्केप बेस्ड अप्रोच ये विशेषतः मध्य प्रदेश के हिसाब से और इम्पोर्टेंट है कि आप देखिए कि वो जो इकोसिस्टम है, जो हैबिटेट है, वो किस तरह का है, ठीक है। भाई वो मैदान है, वो हिल है, वो वहाँ पर दलदल हैं, तो उस पर आधारित प्लान कीजिए, ठीक है। ये याद रखना बहुत, जैसे स्थलाकृति या स्थलाकृति आधारित या जो संरक्षण क्षेत्र है, इसका हिंदी में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और ऐप से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जो भूदृश्य है, जो जिस तरह का वो हैबिटेट दिखता है, वो सेंचुरी नेशनल पार्क दिखता है या किस तरह का वो है, वो वेटलैंड है, माउंटेन है, वो प्लेन्स हैं, तो उसके आधार पर अप्रोच बनाइए, ठीक है। पूरे इकोसिस्टम को मैनेज कीजिए। अब ऐसा नहीं कि जैसे टाइगर प्रोजेक्ट है तो बहुत ज़्यादा टाइगर पर बल है, अरे भैया उसका जो फूड, जो एक चेन है, जो उसका पूरा फूड चेन, फूड वेब, उसकी डिपेंडेंस है उस पर, पूरे एंटायर इकोसिस्टम पर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है ना, फूड और ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ये सब तो पूरा एंटायर इकोसिस्टम पर काम कीजिए आप, ठीक है। इंटरकनेक्टनेस या आंतरिक जुड़ाव, जो परस्पर इनका जुड़ाव है, उस पर बल दीजिए आप, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैबिटेट्स में, स्पेसीज में, इकोसिस्टम में, ठीक, जितना बढ़िया जुड़ाव होगा आपस में उतना बढ़िया स्टेबिलिटी से और उतना ज़्यादा समृद्ध वो
बायोडाइवर्सिटी होगी किसमें, हैबिटेट जितना अच्छा होगा, स्पीसीज जितना अच्छा होगा, इकोसिस्टम हेल्दी है कि उसमें जो एनवायरनमेंट सर्विसेज हैं, जैसे अब वाटर, क्लीन एयर, ठीक है, डिस्टरबेंस नहीं है, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, तो बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ डेवलप होगा। तो ये सब चीजें मतलब इंटरकनेक्ट, पूर्णतः जुड़ाव, एक ऑर्गेनिक होल या ऑर्गेनिक सम बनाइए, एक मतलब पूरा तंत्र एक तंत्र की तरह देखिए, आप इंडिविजुअल फोकस मत कीजिए, ठीक है। इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी एंड फंक्शनल डाइवर्सिटी, बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट भी कि भाई पारिस्थितिकी जुड़ाव, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, सब में वही पॉइंट है, ठीक है, कि भाई सभी जो घटक हैं इकोलॉजी के, जैसे भौतिक और सेवाएं अपन पढ़ते हैं, तो उनमें कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्मूथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, फंक्शनल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए सेवाओं की, जैसे एनवायरमेंटल सर्विसेज अपन देखते हैं, फिर और जैसे विविधता की भाई जैसे प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, इन सब चीज़ों पे अपन ध्यान देंगे। प्रिवेंट हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन एंड डिग्रेडेशन, ये अपन ने देखा ही है, वो टर्म फ्रेगमेंटेशन अपन ने पहले देख लिया, डिग्रेडेशन पे बहुत ध्यान देंगे। अब यहाँ आप उसमें बताओगे कि डिग्रेडेशन, ठीक है, कमेंट में बताओगे डिग्रेडेशन और इरोजन, जैसे मान लो, या डेप्लीशन, ठीक है, यानी निम्नीकरण और विनाश या समाप्ति, है ना, इनमें क्या अंतर है। जैसे हम ये बहुत फेमस सवाल है, डिग्रेडेशन और इरोजन में क्या अंतर है, ठीक है, ये आप 3 मार्कर में बताना, सॉइल में भी ले लेते हैं ये, और इकोसिस्टम में भी ये ले लेते हैं कि डिग्रेडेशन, निम्नीकरण और इरोजन, मेनली अपर्दन या धीरे धीरे क्षरण, है ना, इनमें क्या अंतर है ना, निम्नीकरण। तो ये आप 3 मार्कर में बताना, ठीक है। फिर केरला केसेस पे अपन देखते हैं कि केरला केस क्या है। तो देखो यहां पर क्या है कि एक तो लैंड बहुत कम है, ठीक है, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और एलिफेंट जैसे एनिमल्स हैं जिनको बहुत लार्ज एरिया चाहिए होता है, फिर भी इन्होंने मैनेज किया है, ठीक है। फिर भी यहाँ जो ये कुछ फैक्ट्स हैं, तो कि 19% पॉपुलेशन है एलिफेंट की, फिर भी जो ह्यूमन किल के केसेस हैं वो सिर्फ 4% है कंपेरेटिव होल कंट्री, पूरे देश को देखते हुए। यहाँ ये 19% पॉपुलेशन रखते हैं, लेकिन जो कैजुअलिटीज हैं वो सिर्फ 4% है। तो इन्होंने मैनेज किया है बेहतर। कैसे मैनेज किया है, ये इन्होंने 2 चीजें इसमें बताई है। क्या, पहला तो कि जो नेचुरल बाउंड्रीज थी, ठीक है, फॉरेस्ट की, उन बाउंड्रीज को इन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया है, ऐसे की ऐसे ही बनाए रखा है। जैसे अपने यहाँ क्या होता है कि मान लो सड़क बन गई, या कोई यहाँ साथ में खेत बन गए, होटल्स बन गई, है ना, इस तरह से। तो इन्होंने नेचुरल बाउंड्री को, जैसे एक फॉरेस्ट होता है वो धीरे धीरे उसकी डेंसिटी कम होती जाती है, जैसे बफर जोन या कोर जोन, यहाँ खूब डेंस है, ठीक है, और यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ आते आते और ये बहुत ही लाइट हो जाता है और कम डेंस हो जाता है, तो एनिमल स्वाभाविक रूप से ही फिर मूव नहीं करता है, फिर वो रिटर्न हो जाता है उस तरह से। और हमने क्या किया है, और जगह अगर देखा जाए तो इन बाउंड्रियों को ख़त्म किया है। यहाँ बाउंड्रियों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए हैं, होटल्स लगाए हैं, रोड्स बनाई हैं, ठीक है, इस तरह का बाउंड्री ख़त्म होते ही बफर जोन या एक शॉक ऑब्जर्वर, मतलब एक इस तरह से आप बोलोगे कि जैसे जो अतिरिक्त क्षेत्र है जहां पर मानव भी रुक जाए और एनिमल भी वहां जाके रुक जाए, बफर जोन टाइप, है ना, उसको यहाँ प्रॉपर जनरेट हम लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। तो ये इन्होंने एक एक नेचुरल जो बाउंड्री है उनको बनाए रखा है। दूसरी बात, क्रॉप भी इस तरह की चूज की हैं जो एनिमल्स और वो सब उनको खाते ना हो, जैसे कॉफ़ी, है ना, टी, है ना, ये सब इन्होंने किया है। तो पेरीफेरी में तो कम से कम कर सकते हैं उस तरह की क्रॉप, ताकि क्या हो कि एनिमल्स और ये सब वो खाए नहीं, उनको तो आएंगे भी नहीं वो फूड के लिए, ठीक है। तो ये हमने देखा है। क्या इसका ओवरऑल मोटिव है इस आर्टिकल का? खूब हमारे क्वेश्चन आते हैं, एनवायरनमेंट पर सवाल आते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे खूब सवाल आते हैं, ठीक है, और कुछ सजेशंस आते हैं,
ठीक है, बफर जोन आता है, ये सब सवाल आते हैं, ठीक है। और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, ये तो खूब ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये गारंटी है, अगर इसमें आप केरला केस को कैरी करोगे, कुछ कुछ 2-4 पॉइंट आप ले लोगे, ठीक है, तो ये आगामी कोई सा भी मीन्स हो उसमें आप इनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट तो निश्चित रूप से बना सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट प्रोबेबल सब्जेक्ट है और इसमें कुछ 2-4, अब जैसे आप में से कई सोच रहे होंगे कि हो सकता है ये नए पॉइंट ना हो, पर हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो उसमें पॉइंट इतने ऐसे नहीं रहते हैं, उसमें बहुत जनरल से पॉइंट रहते हैं। तो ये तो अगर इनमें से आप कुछ पॉइंट लेकर हाईलाइट करते हो उनको, तो ठीक है, तो एक वैल्यू एडिशन होगा आंसर का, ठीक है। तो आप इससे ये सीखोगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट है, अच्छा, यूनियन बजट, ठीक है। तो यूनियन बजट को वैसे बहुत सिंपल टॉपिक है, सिर्फ यहाँ रिवीजन के पर्पज से हम लोग लाए हैं कि आप जल्दी जल्दी से देख लें, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई चीजें, कुछ एक दो को छोड़कर, जैसे आर्टिकल 112 आपसे खूब सब लोगों को आता है, ठीक है। ये वित्तीय, वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट होता है, एनुअल फाइनेंशियल, ये सबको पता है। और ये यहाँ पर कई बार प्री में पूछता है वो कि किस मिनिस्ट्री से है बजट का प्रोसेस, तो इकोनॉमिक अफेयर्स और ये सब। एक होती है आय या रिसिप्ट्स और एक होता है खर्चा, ठीक है। तो जो भी है कि भाई टैक्सेस और इन सब से आय करते हैं और खर्चा स्कीम में, सब्सिडी में, इन सब में करते हैं। और फिर आता है फिस्कल डेफिसिट, दोनों का अंतराल, जो मतलब ज़्यादातर डेफिसिट बजट होता है घाटे का। यहाँ भी क्यों? क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं, ठीक है। ये कोई प्रॉफिट मेकिंग देश नहीं है या कंपनी नहीं है, हम वेलफेयर स्टेट हैं, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने की सोचते हैं, पर एक सी लिमिट में, जिस बोरोइंग को हम उतार पाएँ, जिस डेफिसिट को हम भर पाएँ, ठीक है। तो ये डेफिसिट है जो बोरोइंग को रिप्रेजेंट करता है, उधारी को। क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा? या तो डोमेस्टिक उधारी से या फॉरेन उधारी, विदेशी उधारी से। तो ये हमने यहाँ टर्मिनोलॉजी है। एक्टिविटीज़ क्या है कि भाई टैक्सेशन, सब्सिडी, स्कीम्स, ठीक है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर एक खाका प्रस्तुत किया जाता है कि क्या एग्जाम्पशंस हैं, क्या टैक्स रेट्स हैं, क्या सब्सिडी रहेंगे, क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं। ये 6 स्टेज हैं जो कई बार प्री में पूछता है, कई बार 3 मार्कर या 5 मार्कर में पूछ लेता है। बजट प्रस्तुत किया जाता है, उस पर चर्चा होती है, ठीक है, फिर उस पर स्क्रूटनी होती है, फिर वोटिंग होती है, फिर विनियोग विधेयक या अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, फिर वित्त बिल पास होता है, तो फाइनली बजट पास माना जाता है, ठीक। ये सब आप जानते हैं। फैक्ट से कुछ कि पहला RKS चेट्टी ने प्रस्तुत किया था, जस्ट 1947 में किया था शायद, है ना, मतलब इंडिपेंडेंस इंडिया का जो पहला। एकवर्थ कमेटी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री में आ सकता है कि 1924 में, चूंकि रेलवे मेजर एंटिटी थी तो रेलवे का बजट सेपरेट प्रस्तुत किया और 17 में इसको मर्ज कर दिया अरुण जेटली साहब के टाइम। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है एकदम। लास्ट वर्किंग डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट कई बच्चों को नहीं पता होता है कि पहले लास्ट फरवरी को बजट प्रस्तुत होता था, अब 1 फरवरी को, कब से? 2017 से। तो 1 फरवरी को माहौल बनी रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में भी आ रहा है। फर्स्ट पेपरलेस बजट कब? 21 में, ड्यू टू कोविड और इन सब के चलते हुए, ठीक है। तो ये भी प्रस्तुत किया है। ये सब है कि बजट 8 अप्रैल तक चलेगा, जनवरी, ये बजट सत्र एक अच्छी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। वित्त मंत्री जी पेश करेंगी, आर्थिक सर्वे पेश होगा। आर्थिक सर्वे एकदम इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिक सर्वे यूपीएससी में तो टेक्स्ट की तरह लिया जाता है, एक नोट्स की तरह या बुक की तरह लिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। MPPSC में ठीक है इतने नहीं आते हैं, लेकिन और यहाँ का जो इकोनॉमिक सर्वे है MP का, उसको भी पढ़ने का चलन बनाना चाहिए, ठीक है। उसमें से भी कुछ पॉइंट एटलीस्ट जो न्यूज़पेपर्स में समरी आती है उसको हमको लिखनी चाहिए, ठीक है। बढ़ता है तो इसमें यही बजट में, इसमें कुछ प्री का आएगा और ये कुछ जो एकवर्थ कमेटी या जो 1 फरवरी से होने लगा है, और पेपरलेस बजट है, ये इंपॉर्टेंट है। रेलवे का कब मर्ज हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट। बढ़े आगे। CERN, ठीक है। तो ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पर है। गॉड पार्टिकल की सर्च में या उसकी खोज में इसको बनाया गया है।
लगभग 22 देश इसमें शामिल थे और भारत का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, पर्यवेक्षक देश था, ऑब्जर्वर कंट्री था उस समय। ठीक है, ये पार्टिकल एक्सेलरेटर है, मतलब पार्टिकल को, कण को गति दिलाता है, बहुत तेज गति करे और फिर कॉलिजन करके, और एक ऐसा बोला जाता है कि नाभिकीय संलयन क्रिया प्रारंभ, जैसे आर्टिफिशियल सन और इस तरह का, वो प्रारंभ करने का प्रयास है ताकि एनर्जी का सोर्स, और इस तरह से अपने तो ये मानो कि गॉड पार्टिकल का खोजने का ये प्रयास है। ठीक है, क्या है गॉड पार्टिकल? गॉड पार्टिकल ये है, देखो कि मास, ठीक है, कोई भी एनर्जी है वो मास गेन कैसे करती है, द्रव्यमान उससे कैसे जुड़ता है, इसका पता, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में स्टडी। तो गॉड पार्टिकल्स का ये मेन जैसे हिग्स बोसॉन है, गॉड पार्टिकल से एक ही बात है। ठीक है, तो उसके बारे में जब 5 मार्कर 3 मार्कर में लिखते हैं तो हमारे पास थोड़े से पॉइंट कम होते हैं। ठीक है, हम यही करते हैं कि भाई यहाँ सर्न में ये था, LHC इसके लिए बनाया गया है ना, पर ये अभी अपन मेंशन करें कि एक किस तरह से कोई पार्टिकल या कोई कण द्रव्यमान ग्रहण करता है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर और क्लियरिटी के रूप में इस प्रोजेक्ट को किया जा रहा है, इस कण को खोजा जा रहा है। ठीक है, फंडामेंटल फोर्स कैरिंग पार्टिकल ऑफ एक्स फील्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग पार्टिकल लेस देयर मास, पार्टिकल्स देयर मास, ये अपन ने डिस्कस कर ही लिया कि किसी पार्टिकल में किस तरह से द्रव्यमान जुड़ता है। ये एक फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर भी अभी हुआ है जिसका हायर परफॉर्मेंस है, मतलब एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, वो बहुत तेजी से कण को टकरा पाएगा। ठीक है, तो उससे और इफेक्टिव प्रोजेक्ट कर पाएंगे। जैसे पहले जब ये चला था तो बहुत मीडिया में चल गया था कि हिग्स बोसॉन पार्टिकल खोज लिया है। ठीक है, बहुत सारे रहस्य वो हो जाएंगे, पर उसके बाद फिर ये बहुत दिनों से बंद है। तो एक ऐसा प्रूव्ड थ्योरी नहीं आई है कि वास्तव में ये सफल रहा या ये कण हमने खोज लिया। पहले बहुत चर्चा थी जब ये इंस्टॉल हुआ था और इस काम कर रहा था। ठीक है, तो अब हमारे काम का क्या? ठीक है, एग्जाम से क्या, एग्जाम में एक सीधा आ सकता है, ये गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन सीधा 3 मार्कर 5 मार्कर आ सकता है। ठीक है, सर्न और ये 3 मार्कर में आ सकता है। ठीक है, फिर और जैसे हमारे जैसे सवाल आते हैं ना, कैसे कि इंडिया में विज्ञान प्रौद्योगिकी रिसर्च R&D है ना, और नए लेबोरेटरीज, ठीक है, फिर नए प्रयोग है ना, इन सब में क्या दिक्कत है या इन सब में क्या क्या समस्याएं। तो अपन इस तरह के उदाहरण दे सकते हैं कि हमारे पास भाई इतना इन्वेस्टमेंट या उस तरह के प्रोजेक्ट, जैसे अब अपन भी थेनी में, तमिलनाडु के थेनी में INO ऑब्जर्वेटरी बना रखी है अपन ने, INO न्यूट्रिनो बेस्ड, तो उसको उतना, मतलब उसको भी उतना हाईलाइट कर सकते थे, उतना हाई प्रोफेशनल और उतना अच्छा रिसर्च में ले जा सकते थे। तो इस तरह के प्रोजेक्ट हमको चलाने चाहिए, इस तरह की सलाह और कंक्लूजन अपन दे सकते हैं इनका एग्जाम्पल देकर। ठीक है, तो ये ही अपने काम आएगा। तो काम क्या आएगा? पहला तो ये कि खुद ही पूछा जा सकता है, दूसरा ये इसमें से 3 मार्कर 5 मार्कर बन सकते हैं, तीसरा ये कंक्लूजन में या कहीं भी एग्जाम्पल देने में हमारे काम आ सकता है। ठीक है, बढ़े आगे। लाइट पॉल्यूशन, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कई पॉइंट मिलेंगे भी। और अभी ज़्यादा इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण इस तरह का हाईलाइटेड है, ये नहीं, कम हाईलाइटेड है, लेकिन फिर भी हम 1-2 पॉइंट बहुत अच्छे से बना सकते हैं हमारे जो प्रश्न आएंगे उनमें। और देखो 1-2 पॉइंट ही बहुत अच्छा, तुमको थोड़ी कि अपन ये टारगेट कर रहे हैं कि किसी के 5 में से मान लो एवरेज स्कोर 3 है या 2.5 है तो अपने 4 आ जाएं या अपने 4.5 आ जाए, इस तरह का थोड़ी प्लान है। अपना प्लान है कि भाई 2.5 एवरेज है तो अपने 3 आ जाएं, 3 एवरेज है तो अपने 3.5 आ जाएं, और 1 पॉइंट ही काम कर जाता है उसमें। अगर आप बहुत बढ़िया सा 1 पॉइंट लिखोगे ना तो एक अलग आंसर बन जाता है और देखने में पढ़ने में एक लेवल लगता है, तो सिर्फ 1 पॉइंट ही काम कर जाता है। तो बस इतना सा ही मोटिव है यहाँ पर कि आप इन सब डिस्कशन से कोई 2-4 पॉइंट निकाल लें और फाइनली एग्जाम तक उसको कैरी कर पाएं। ठीक है, निकाल तो बहुत लेते हैं अपन डेली, लेकिन वहाँ एग्जाम हॉल में उस टाइम में वो याद आए, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या, जैसे ये तो यहाँ से अपन कुछ पॉइंट्स या नोट्स नए बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या, प्रैक्टिस
प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई शॉर्ट नोट्स बनाओ आप, ताकि पूरा सिलेबस के कोर पॉइंट आपकी कमांड में हो, और प्रैक्टिस आप रेगुलर करो, रेगुलर या जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। जैसे हम लोग लाइव आंसर राइटिंग में डेली लिखवाते हैं और विद इन टाइम, ठीक है, विद इन टाइम लाइव आंसर राइटिंग में डेली टॉपिक पहले दे दिया जाता है। तो उससे क्या अभ्यास कर करके, और मतलब ये अभी 11 चल रहा है, ये मेरा अनुभव है, और आप और बच्चों से फीडबैक ले लेना कि 10 से 12 दिन में बच्चों का इम्प्रूवमेंट होने लगता है, उन्हें कॉन्फिडेंस आने लगता है लिखने में। अब देखो, जो उसको सीरियसली लेते हैं उस प्रोसेस को, तब ठीक है। तो यहां आप 1-2 पॉइंट इससे निकालें। हेनले डार्क स्काई रिजर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री में आ सकता है। कई बच्चे तो जब हेनले बोलते हैं ना कि हेनले टेलीस्कोप या हेनले कहाँ है, तो ये विदेश में सोचते हैं। अगर वहाँ एग्जाम्पल वहाँ ऐसे दे दिया ना कि इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया और इस तरह का, तो वो सोचते हैं यार कहाँ पर है, नाम इस तरह का है ना। तो इंडिया में है, लद्दाख में है, ठीक है। रिजर्व बनाया गया है, ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पर कॉस्मिक या ब्रह्मांडीय घटनाओं को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, चंगथांग करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये भी हो सकता है इससे रिलेटेड है, चर्चा में है, तो ध्यान रखने में क्या ही जा रहा है अपना, ठीक है। वैसे नाम ही बता रहा है कि कहीं ना कहीं लद्दाख में होगा, ठीक है। फिर एक देखो, जब ही अभी स्पेस एक्स और स्टारलिंक ने, ये इनका क्या है, मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि लगभग 42,000 सैटेलाइट्स ये पूरी पृथ्वी के चारों तरफ एक जाल बना रहे हैं। जैसे अभी क्या अपना ये एरिया है, यहाँ ये टावर है, अब अगर मैं इससे निश्चित दूरी पे चला जाता हूँ तो मोबाइल का सिग्नल आना बंद हो जाता है, ठीक है। फिर क्या करना पड़ता है, जगह जगह टावर लगाने पड़ते हैं ताकि सिग्नल बराबर इंटेंसिटी के बने रहें। इन्होंने इन टावरों को या जमीन में ठोकने की बजाय यहाँ पृथ्वी पर फ्लोटिंग या तैरते हुए बना दिए। अब पूरी पृथ्वी पे बढ़िया इंटरनेट इंटेंसिटी, और बाकी और है, और भी पर्पज है, मैं तो सिंपल उसमें आपको बता रहा हूँ। तो पर ये ब्लॉक तो करेगा ना, ठीक है। ये जो नेचुरल स्काई दिखता है, जो नेचुरल एक्टिविटीज होती हैं, लोग चंदा मामा, तारे दिखते हैं, इनके तारे दिखेंगे जो रेल की तरह चलते हुए दिखते हैं लाइन से। तो ये एक विवाद चालू हुआ था, और उसमें कहा गया कि यार नेचुरल रिसोर्सेज है स्काई, ठीक है। आप मतलब इस तरह से उसको अल्टर या एक तरह से ओवरलैप या पॉल्यूट या ऐसे क्राउडेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह का ये शुरू हुआ था, तो ये भी अपन को एक बिंदु याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर एक स्टडी ने बताया है कि धीरे धीरे जो रातें हैं वो ज़्यादा रोशनीमय होती जा रही हैं, ठीक है। वहाँ पर देखो, नाइट में क्या है, वास्तव में नेचुरली अगर जो नेचर को फंक्शन करना है तो डार्क होना ही चाहिए, उसका भी एक अलग इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ऐसा थोड़ी अब अपन इलेक्ट्रिफिकेशन और गलियों में ये वो पूरी लाइटें वाइटें लगा के, वैसा नहीं लगाएंगे, लगानी है, पर उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है ना, तो बैलेंस तो करेंगे ना चीज़ों को, ठीक है। तो इससे रातें, जैसे ये देखो आप, ये ठीक है, ये रब ने बना दी जोड़ी टाइप सीन है ये, या फोटो है, तो यह देखो ये कितनी ब्राइटर लग रही है, एकदम पूरा ग्लोइंग। तो यहाँ ये डिस्कशन है कि आप इसको कीजिए, मतलब लाइटिंग होनी चाहिए, पर क्या एक्सेसिव नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। इस तरह का तो यूज नहीं कर रहे कि बिना काम का उससे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही है और स्काई ग्लो जैसी चीज़ें पैदा हो रही हैं उस, ठीक है। तो ये स्टडी ने ये बताया कि लगभग 10% ज़्यादा ब्राइटर होती जा रही है 2011 से 22, मतलब 10 सालों में इन्होंने बोला कि हर साल 10% रोशनी बढ़ती जा रही है रातों में, ठीक है, और स्काई ग्लो या लाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये इन्होंने बताया। क्या कंसर्न है भाई, बहुत सारे पक्षी हैं, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिनकी लाइफ उस अंधेरे पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। तभी तो नेचर ने उन्हें अंधेरे में देखने की क्षमता दी है, शक्ति दी है, वो अपने शिकार को देख सकते हैं, शिकार उनके लिए आसान होता है अंधेरे में, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोला है। माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ठीक है, जो एक बहुत हजारों किलोमीटर चलते हैं, वो इस स्काई ग्लो से कंफ्यूज हो जाते हैं। इंसेक्ट्स हैं छोटे छोटे, उनकी एक्टिविटीज़ नहीं चल पाती। कई जगह बोला है कि
फिश है ना, जैसे उन पे कोस्टल वोस्टल एरियाज पे कुछ मछलियां हैं, उनके अंडे हैं, तो वो नेचुरल प्रोसेस हैम्पर होता है, ठीक है, वो पक नहीं पाते या वो ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। स्लीप डिसऑर्डर होता है, अब हम लोगों को भी स्लीप डिसऑर्डर या बहुत साउंड स्लीप, एक गहरी नींद और ऐसा नहीं हो पाता है, तो ये सब उनके नेगेटिव है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, 1/4 रात में उजाले में ही काम हो रही है, पूरे वर्ल्ड की 1/4 लाइट तो इसी में जा रही है। आउटडोर लाइटिंग कोड बनाया है यूके ने, और ऐसा नहीं, उस पर काम भी हो रहा है। आउटडोर लाइटिंग कोड मतलब कुछ संहिता बनाई है कि भाई जैसे जितनी ज़रूरत है उतनी इंटेंसिटी की लाइट ली जाए, डिम ली जाए, ठीक है, दिखे। कई जगह ऐसा भी हो रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं कि जैसे ये रोड है, ठीक है, खाली है, तो सेंसर वाली लाइटें तो बंद होगी है पूरी, ठीक है, और फिर कोई चलने लगा है तो लाइटें जलती जा रही हैं, ठीक, इस तरह का। पर अब इसमें क्या इशू है, अब जैसे मान लो कोई बोले कि यार कोई अपराध भी तो होते हैं, है ना, तो जैसे मान लो वो छुपा हो कहीं या कोई ऐसा अंधेरे में दूर तक विजिबिलिटी होती है, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। कई इस तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि सेंसर बेस्ड लाइट्स चलाई जा रही हैं, लो इंटेंसिटी की चलाई जा रही है कि सिर्फ मतलब सिक्योरिटी के पर्पज से जली रहे, फिर जैसे ही कोई आए तो हाई इंटेंसिटी की लाइट चालू हो जाए तो अच्छे से विजिबिलिटी चालू हो जाए, है ना, इस तरह का। तो ये भी एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, ठीक है। तो दो चीजें, ड्यूरेशन और क्वांटिटी। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं भी सुबह सुबह मान लो घूमने जाता हूं तो देखा होगा कि 7 साढ़े 7 बजे तक लाइट चालू है, ठीक है, और मतलब तो ड्यूरेशन फिक्स कीजिए ना आप, उसको ऑटो मोड में लाइए, उसको सेंसर या सॉफ्टवेयर बेस्ड बनाइए तो ड्यूरेशन फिक्स रहे। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि एक्सेसिव लाइट नहीं, ठीक है, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी लाइट, ठीक है। दोनों तरफ नुकसान है ना, कि ये तो ये पॉल्यूशन हो रहा है, दूसरी बात इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम हो रही है, तो ये इसमें कहा गया है। फिर कुछ टर्मिनोलॉजी है मेन वो अपन देखेंगे, ठीक है। ग्लेयर क्या है, स्काई ग्लो क्या है, लाइट ट्री पास क्या है, ठीक है, और क्लटर क्या है, इसका हिंदी आप वहाँ पर देख लेना, अपनी जो PDF है उसमें। ग्लेयर एक्सेसिव ब्राइटनेस, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लो हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चमक आ रही है उसमें। स्काई ग्लो देख लिया आपने कि जो जहाँ पर लोग रहते हैं, कॉलोनियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, वहाँ पर एक डोम टाइप दिखता है, दूर से देखोगे ना तो जैसे ये दिख रहा है, तो ये स्काई ग्लो है, ठीक है। लाइट ट्री पास, जहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पर भी लाइट दी जा रही है। जैसे कई तो होटल्स होती हैं प्रचार विचार के लिए, वो आकाश में ही घुमाते रहते हैं इस तरह से, है ना, कई सारी, तो वो तो चलो उनका पर्पज़ है, पर एक्सेसिव लाइट भाई वहाँ उस जगह ज़रूरी नहीं है पर वहाँ भी लाइट जा रही है और इस तरह का, तो वो ट्री पास बोलते हैं उसको, है ना, ठीक है। क्लटर है ग्रुपिंग ऑफ लाइट सोर्सेस, कि कई सारे सोर्स, ठीक है, मिला के और लाइट बहुत शाइनिंग बना रहे हैं या इंटेंसिटी बना रहे हैं, इंटेंसिव कर रहे हैं। क्या ओवरऑल है इसमें, इस आर्टिकल से क्या ले सकते हैं, बहुत सारी, जैसे मान लो एक तो कोई पॉल्यूशन में आता है सवाल, तो ये नया आयाम ऐड कर सकते हैं अपन, अभी तक हम बच्चों की कॉपी में नहीं देखते हैं, ठीक, तो ये नया आयाम ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, या खूब सवाल आते हैं ऐसे खूब कि ऊर्जा बचत, विद्युतीकरण, ऊर्जा बचत, इस तरह की चीज़ें, या एनर्जी एफिशिएंसी, है ना, इस तरह, तो वहाँ इसको एज ए एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। एक लाइन बनानी है पूरे इससे, ठीक है। हेनले अपन ने जाना, तो ये प्री में खूब आ सकता है। फिर बायोडाइवर्सिटी या एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी, इन सब में ये जो यहाँ पॉइंट्स हैं कंसर्न, उनको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी जैसे जब ये कम्युनिकेशन आ रहा था, या जो 4G 5G आ रहे थे, या जब ये चलने वाले थे 2G 4G, तो लोग उस समय ही सोचो, आज प्लानिंग में ऐसा भी सोचते कि यार ये गोरैया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मधुमक्खी पे क्या पड़ेगा, या जो ये इंसेक्ट्स होते हैं भौरे टाइप, उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर इतना होलिस्टिक, या जो EIA बोला जाता है ना, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सच में अच्छे से होता तो आज बायोडाइवर्सिटी बनी रहती। भाई ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ ये आर्टिकल ये नहीं बता रहा है कि आप विकास मत कीजिए, विकास तो कीजिए, पर उसके नेगेटिव पॉजिटिव पे बहुत अच्छे से चर्चा करके और ऐसी नीतियाँ बनाइए जो नेगेटिव इम्पैक्ट को मिनिमाइज करे,
ठीक है, यहाँ इसका ये कहना है। तो इस तरह का एक आर्ग्यूमेंट भी आप खुद में बना सकते हैं, कंक्लूजन बना सकते हैं इस आर्टिकल से, ठीक है। और ये इक्वेशन आप कहीं भी लागू कर सकते हैं जहां एक्सेसिव हो रहा है, ड्यूरेशन और क्वांटिटी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अपन इसमें देख सकते हैं। अगला, ये बहुत शॉर्ट है और सिर्फ हम चाहते हैं कि आप ये टर्मिनोलॉजी याद रखें। बेड बैंक एनपीए से रिलेटेड है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक है। नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARC, ठीक है, NARC, ठीक। तो ये प्री में आ सकता है, 3 मार्कर में आ सकता है। हम जो बैंकिंग परफॉर्मेंस है, ठीक है, जो हमारे वित्तीय संस्थान का है, उसमें इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग देखते हैं कि लिखते नहीं है। एनपीए लोग यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। करता क्या है ये कि जो एनपीए है बैंकों का, जैसे मान लो एक बैंक है, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं कि उसको ग्राहक भी बढ़ाने हैं, कस्टमर भी बढ़ाना है, अभी तो मर्जर से रोकना है कि भाई इतना व्यापार देता रहे वो, कि वो मर्ज ना हो, ठीक है। फिर उसकी ब्रांचेज हैंडल करनी है, नए नए प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट को सेल करना है ना, नए उत्पादों को सेल करना है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो जो एक बैंक है उस पर बहुत सारा काम है और एक बहुत बड़ा बर्डन है एनपीए उसके अतिरिक्त। और एनपीए पूरी इंडियन इकोनॉमी के लिए चैलेंज है। तो एनपीए को अलग से हैंडल करने के लिए ये कंपनी बनाई गई है। ये जैसे मान लो कोई बैंक है, उसका एनपीए ले लेती है, ठीक है, उसका एनपीए ये ले लेती है और खरीद लेती है, और फिर उसको जैसा भी इसको करना हो, इंसॉल्वेंसी या व्हाटएवर, तो उसके माध्यम से उसे असेट में क्रिएट करती है या उससे रिकवर करती है, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें ये हो गया कि इस तरह से अपन जा सकते हैं। केरला ने अभी जो बच्चियों के लिए जो मासिक धर्म के आधार पर छुट्टियां घोषित की हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में, वुमेन केयर में, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन केयर, इक्वलिटी, ठीक है, जो हर्डल्स हैं उनको दूर करना, इस दिशा में ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। महिला सशक्तिकरण, ठीक है, महिला लिंग समानता, ठीक है, और एक समान मतलब गैर भेदभावपूर्ण नीतियां, ठीक है, समानता का अवसर, ये सब चीज़ों में ये बहुत इंपॉर्टेंट पहल है। मेंस्ट्रुअल लीव की है कितनी, 60 डेज इन ए ईयर, लगभग 5 दिन सप्ताह में। क्या होता है कि उस दौरान बच्चियां और जो है कंफर्टेबल फील नहीं करती है, तो उनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी उस समय थोड़ी सी कम होती है, तो उनके लिए, या उनका जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा कम होता है, तो उनके लिए एक विशेष सुविधा देना ताकि उनकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो ये अभी तो स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज और इन सब में इसको लागू किया है, ठीक। पहले भी ऐसे इनिशिएटिव्स हुए हैं, जैसे 1992 में बिहार गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, ठीक है। 2017 में सेंटर में भी बिल लाने का प्रस्ताव था कि इस पर विशेष कुछ प्रावधान किए जाए। कई सारी प्राइवेट जो कंपनियां हैं, ये भी बहुत अच्छा न्यूज़ है और ये अपन डाल सकते हैं एथिक्स में, CSR में, कॉरपोरेट गवर्नेंस में, है ना, कॉरपोरेट एथिक्स में, इन सब में, है ना, ठीक है। तो ये कई सारी प्राइवेट कंपनियां भी इसमें इसके लिए आगे आई हैं, ठीक है। कई देशों में हैं, जैसे जापान, कोरिया, इन सब में ये सब चीज़ें, रशिया वशिया, इन सब में ये सब प्रोविजंस हैं। तो इंडिया भी इसमें आगे बढ़ रहा है, बहुत पॉजिटिव बात है। एक टर्मिनोलॉजी है जो 3 मार्कर में आ सकती है या आप यूज कर सकते हो, पीरियड पॉवर्टी। मतलब अगर ऐसा देखा जाए, वैसे तो देवनागरी में पीरियड गरीबी ही लिखेंगे, ठीक है, लेकिन देखा जाए तो मासिक धर्म, जैसे पीरियड का मतलब यहाँ वो है, ठीक है। तो पीरियड पॉवर्टी क्या है कि जो उस मासिक धर्म के दौरान, ठीक है, ये लैक ऑफ रिसोर्सेज और लैक ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस, ये दोनों चीजों को बताता है। गरीबी है तो कमी को बताएगा, ठीक है, कमी को बताएगा, लेकिन किसका, एक तो ज्ञान और जानकारी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इन सब मुद्दों पर डिस्कस करने से बचते हैं या थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, तो वो ज्ञान, उस वजह से वो ज्ञान कम रह जाता है। तभी तो हम लोग जैसे बोलते हैं कि सेक्स एजुकेशन इंडिया में
का स्तर बहुत कम है और इसे प्रमोट करना चाहिए। और दूसरा, रिसोर्सेज ही नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे रिसोर्सेज पैड्स वगैरह ये सब अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, गंदे कपड़े और ये सब यूज़ करते हैं। जैसे आपने मूवीज़ वगैरह देखी होंगी तो वो स्टार्टिंग में अक्षय कुमार का आता है, ठीक है, कि भाई वो बंदा सिगरेट पीता रहता है और कि आप इस सिगरेट के पैसे से 2 जिंदगियां बचा सकते थे। एक तो महिला की जिन्होंने गंदा कपड़ा यूज़ किया और उन्हें संक्रामक बीमारी हुई, और दूसरा आपकी खुद की, क्योंकि सिगरेट आपको भी मार रहा है। तो इस तरह के संदेश उससे अपन कनेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको कैरी करनी चाहिए, पीरियड पॉवर्टी, ठीक है, इसको लिखना चाहिए। तो ये मेन बात हुई। कहाँ पर हम यूज़ करेंगे, बहुत सारा इसको यूज़ है। वुमेन एम्पावरमेंट जैसे मैंने कहा, ठीक है, महिला और बाल स्वास्थ्य, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, चाहे यूपीएससी में चाहे एमपीपीएससी में, वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये टर्म तो हम लिख ही सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि आप लोगों की कॉपीज़ में और इन सब में एग्जाम्पल्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत जनरल पॉइंट होते हैं, बहुत सामान्य पॉइंट, ठीक है। तो ये हम टर्म्स वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये और ये जैसे इनिशिएटिव्स हम लिख सकते हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण में ये कि भाई इस तरह का बिल था, इसको पास किया जाए। केरला का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, तो हमारी सरकार को भी, चाहे स्टेट की हो, इंडियन गवर्नमेंट, उनको भी इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। और मध्य प्रदेश में तो जहाँ महिलाओं की स्थिति कंपैरेटिव दयनीय है, वहाँ तो ऐसे सलाह दम से अपन लिख सकते हैं और बहुत अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट उसका जाएगा। तो इस पार्ट में यही है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पे फीडबैक दें कि कैसे हम इसको और अच्छा सुधारें, कैसे ये आपके लिए और उपयोगी बने, जिससे आपके प्री में भी ये कंटेंट काम आ सके और दूसरा मेंस में भी वैल्यू एडिशन में ये काम आ सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।